हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में और हमारे बीच हैं शिवेंद्र सिंह जी, जो भी एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने अभी एक किताब भी लिखी है। इज मूव्ड ओवर फ्रॉम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म टू नाउ एन ऑथर रोल। शिवेंद्र जी, आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपने एक नई किताब लिखी है विच टॉक्स अबाउट योर मेमोयर्स ऑफ योर ट्रैवल अलॉन्ग विद द इंडियन हॉकी टीम, द इंडियन क्रिकेट टीम टू पाकिस्तान। और इस किताब के बारे में काफ़ी रोचक चीज़ें हैं जो हम जानना चाहेंगे, मगर सबसे पहले हमें ये बताइए कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म क्यों? क्योंकि सब लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बन जाइए, इकोनॉमिस्ट बन जाइए, टॉक अबाउट द मनी, टॉक अबाउट द हैपनिंग थिंग्स। स्पोर्ट्स क्यों? बहुत आसान मेरे लिए ये बताना कि स्पोर्ट्स क्यों। आप किसी भी जगह पर चले जाएं, वहाँ पर अगर 10 लोग बैठे हों और आप उनसे कहें कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो शायद 10 में से 10 लोग होंगे जिनकी किसी ना किसी खेल में दिलचस्पी ज़रूर होगी। किसी को क्रिकेट पसंद होगा, कोई बुजुर्ग आदमी होगा तो वो अपने स्वर्णिम हॉकी के दौर की बात करेगा कि जब हम गोल्ड मेडल जीता करते थे। किसी को बैडमिंटन पसंद होगा, कोई सानिया मिर्ज़ा का फ़ैन होगा। स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से उन चंद चीज़ों में से है जिसमें इस देश के हर आदमी की थोड़ी बहुत दिलचस्पी ज़रूर होती है। तो मैं आया ज़रूर था टेलीविज़न में जब आया, और उसके बाद मैं भी आउटपुट का हिस्सा था, लेकिन जब मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का ऑफ़र मिला करीब 10-12 साल पहले, तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा ऑफर है और इसको करना चाहिए। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अभी भी लगातार कवरेज में, खिलाड़ियों से मिलने में, और सबसे ज़्यादा बात कि किसी भी जगह पर बैठने में और स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत करने में। तो ये एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत सॉलिड, बहुत मजबूत वजह थी कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आया। जी हाँ, ये स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी को जोड़ के रखता है इन दैट यूनिफाइड एफर्ट ऑफ कमिंग अलाइव एंड बीइंग योर बेस्ट। अब चल के शिवेंद्र जी ये बताइए कि आपने जब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म किया, सबसे बेस्ट चीज़ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की ये रहती है कि आप टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, अलग अलग देश देखते हैं, अलग अलग प्रांत देखते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं हु आर सपोज टू बी द बेस्ट इन देयर फील्ड। उन जर्नीज़ के बारे में हमें कुछ बताइए। मैंने पहला टूर जो शुरू किया था वो 2004 की बात है। भारतीय टीम बहुत ही हिस्टोरिकल दौरा था, आपको याद होगा। 14 साल के बाद भारतीय टीम पाकिस्तान जा रही थी। तमाम सारे मसाइल थे, सुरक्षा की बातचीत थी खिलाड़ियों के, तो बहुत एक हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट हो गया था। और जब मुझे उस टूर्नामेंट को कवर करने के लिए कहा गया तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी आई, मेरे अंदर भी एक उत्साह आया। मुझे लगा कि मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान जाना था। तो वहाँ से शुरू किया। फिर उसके बाद उसी साल फिर इंग्लैंड में गए, चैंपियंस ट्रॉफी कवर की, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, वेस्ट इंडीज़ गए, साउथ अफ्रीका गए। और जैसा आपने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि जिन खिलाड़ियों को आप सोचें कि अगर आपने अनिल कुंबले को, शेन वॉर्न को, सचिन तेंदुलकर को, या फिर वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों को, और बहुत सारे, ब्रायन लारा को, मैं बहुतों के नाम शायद भूल जाऊंगा अभी, लेकिन उन खिलाड़ियों को अगर आप देखें अपने पास से, उनसे बातचीत करें और उन्हें लाइव देखने का मौका मिले। ये तो सिर्फ क्रिकेट की बात हुई। अगर आप क्रिकेट से अलग चले जाएं, आप ओलंपिक्स के कवर कर रहे हों और 100 मीटर की रेस देखने के लिए अगर आप स्टेडियम में मौजूद हों और जो माहौल होता है उस माहौल को आप देख लें, तो आप समझेंगे कि आप अपने आप को आपको कितना खुद को लकी मानना चाहिए। या आप अगर विंबलडन में जाकर एक मैच देख लें तो बहुत शानदार वो समय रहा जब मैंने कवर की ये सारी चीज़ें। इन सारे खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिला, इनसे बातचीत करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी, जब जीत के बाद जब भी तिरंगा गया ऊपर और वहाँ पर अगर नेशनल एंथम हुई और मैं अगर उसका हिस्सा रहा, मैंने खुद नेशनल एंथम अगर गाया, तो लगा कि हाँ, आज मैं उस भले ही खिलाड़ी नहीं हूँ, मैंने मेडल नहीं जीता है, लेकिन मुझे उस खुशी में, जो खिलाड़ी की खुशी है, उसमें कहीं ना कहीं मैं एक अपरोक्ष तौर पर जुड़ा ज़रूर हूँ उससे। जी हाँ, उस टाइम पे लगता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल। और इस जब आपसे बात कर रहे हैं, हमें ज़रूर ये इसकी अपेक्षा हो रही है, वी आर एबल टू फील दैट पैशन और एक सेंस ऑफ यूफोरिया कि जब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे का सामना करते हैं, एक जज्बा होता है, एक राइवलरी होती है, एक यूफोरिया होता है। वो प्लेयर्स में भी नहीं, फैंस में भी नहीं, जर्नलिस्ट में भी उतना है। बिल्कुल, कोई दो राय ही नहीं है। हम लोग अगर ये कहे कोई भी हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब मैच हो रहा है तो हम एक बिल्कुल न्यूट्रल जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, मुझे शक है कि ऐसा कोई कह सकता है। और अगर कोई कहता है तो मुझे लगता है वो गलत कहता है। हम सब कहीं ना कहीं जब मैच कवर कर रहे होते हैं, और खासतौर पर भारत और पाकिस्तान का मैच, चाहे वो हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, या कोई भी और खेल हो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक हिंदुस्तानी, या फिर अगर पाकिस्तान का पत्रकार है तो पाकिस्तानी रहता है, और वो हमारे चेहरों पर दिखता है। अगर 2004 का जो पहला मैच था, जब आशीष नेहरा को आखिरी ओवर में 10 रन बचाने थे और मोइन खान बैटिंग कर रहे थे, अनकन्वेंशनल शॉट्स मारते हैं,
तो प्रेस बॉक्स मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने अभी भी लाइव है वो तस्वीरें, जब प्रेस बॉक्स में लोग जर्नलिस्ट नहीं दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि खिलाड़ियों की टीम के कुछ हिस्से, भारत की टीम के कुछ हिस्से इधर प्रेस बॉक्स में आ गए हों और पाकिस्तान की टीम के कुछ हिस्से आ गए हों। तो बहुत बहुत मजेदार वो अनुभव होते हैं, नोक झोंक भी होती हैं, लेकिन सच ये है कि अंत में मजा तब आता है जब जो टीम अच्छा खेली हो वो जीते। तो कम से कम एक कहने को रहता है कि हाँ हमारी टीम अच्छा खेली तो हम जीते, और अगर आपकी टीम अच्छा खेली तो आप जीते। जी हाँ, तो इस विषय में आपने एक किताब पब्लिश की है, उस किताब के बारे में जरूर बताइए कि प्रेरणा कहाँ से मिली कि अब इसको किताब का एक रूप दिया जाए। सुझाव हुआ ये कि मैं लिखने का मुझे शौक है और साहित्य, हिंदी साहित्य बहुत पसंद है। कभी स्टूडेंट नहीं रहा हिंदी साहित्य का, लेकिन पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। एक मेमोयर मैंने लिखा था, एक नया ज्ञानोदय नाम की मैगजीन है उसके लिए, और वो पाकिस्तान पर ही था। वो हार्डली रहा होगा 9-10 पन्ने का, लेकिन जब वो मैगजीन छपी और गई भारत के अलग अलग हिस्सों में, आप यकीन नहीं मानेंगे ऐसी ऐसी जगहों से मुझे फ़ोन आए और लोगों ने मेरे जो उस मेमोयर के कैरेक्टर्स थे उनके बारे में जानना चाहा, जिन हिस्सों में मुझे लगता था कि वहां कोई हिंदी पढ़ता भी होगा क्या, या वहां किसी को हिंदी बोलनी आती भी होगी क्या। लेकिन जब लोगों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि रज़ा खान साहब कैसे हैं, या नसीम कैसे हैं, या जावेद कैसे हैं, तो मुझे लगा कि लोगों की दिलचस्पी है। और वहां से जो आप पूछ रहे हैं कि प्रेरणा कैसे मिली, वहां से मुझे लगा कि क्यों ना, ये तो सिर्फ एक छोटा सा मेमोयर मैंने लिखा था, अगर मेरे पास जो तमाम यादें हैं, मेरी जो खूबसूरत यादें हैं, अगर उन सबको कोशिश की जाए दस्तावेज के तौर पर लिखने की, और मैंने सोच के नहीं लिखा था कि ये किताब बन जाएगी। मैं लिखता गया, और जब लिखते लिखते 100 पन्ने से ज्यादा हो गए, तब भारतीय ज्ञानपीठ ने कहा कि क्यों ना एक किताब छापी जाए। और बिल्कुल बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि भारतीय ज्ञानपीठ ने किताब छापी। 3 महीने के अंदर उसका दूसरा संस्करण आ चुका है। उर्दू में ट्रांसलेशन हो रहा है किताब का, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा है। तो अच्छी चीज ये है कि हम जब ये कहते हैं कि हिंदी लोग पढ़ते नहीं हैं, या हिंदी की किताबें बिकती नहीं है, या हिंदी का मार्केट बहुत खराब है, मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से प्रमोट किया जाए, चीजें अगर पहुंचे पाठकों तक, तो बिल्कुल लोग पढ़ते हैं। और कम से कम जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मुझे मिली हैं, उससे मुझे ये विश्वास मेरा और बढ़ा ही है। शिवेंद्र जी, किताब तो जरूर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये किताब है, ये कवर है जिसमें एक मैच का ही कवर है, और जिसमें जो कोशिश है, जो कमल शर्मा एक बहुत जाने माने फोटोग्राफर हैं स्पोर्ट्स के, उनकी खींची तस्वीर है। और उन्होंने किया ये है कि भारत और पाकिस्तान के झंडे तो आप देख रहे होंगे, लेकिन जो दर्शक हैं उनको उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट किया है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे थीम के हिसाब से। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा, सौरभ गांगुली ने इस किताब का जो जिसको हम फॉरवर्ड कहते हैं, वो किताब के लिए सौरभ गांगुली ने लिखा है। दूसरा संस्करण आ चुका है और अच्छे रिएक्शंस मिले हैं लोगों से। फहमीदा रियाज पाकिस्तान की बहुत बड़ी राइटर हैं, उन्होंने कहा कि ये किताब भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक बहुत अच्छा माइलस्टोन होगी। निदा फाजली साहब ने किताब पढ़ी। तो बहुत तमाम जो मेरे दोस्त हैं, या मुझसे जो बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं, या जो मेरे अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें जो मेरे दोस्त यार हैं, उन्होंने किताब को सराहा। और मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि एक किताब मैंने लिखी, कोशिश की, और लोग उसको सराह रहे हैं। जी, अब चलते हैं किताब के अंदर, और कुछ बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा रोचक लगा, या व्हाट वुड दी रीडर एंटिसिपेट, खासतौर की जब आप अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको निकालने वाले हैं, आप एक वाइडर ऑडियंस को रीच करने वाले हैं। तो लिखते वक्त कुछ ऐसी बात बताइए, खासतौर की पाकिस्तान के जो शहर हैं, the differences between them, the kind of cultural existence inside Pakistan, उसके बारे में ज़रूर बताइए हमें। सुजॉय, ये पाकिस्तान जो मेरी किताब का पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान अलग पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो हम अखबारों की सुर्खियों में देखते हैं या टेलीविजन चैनल्स पे देखते हैं। बिल्कुल, हम ये पाकिस्तान तालिबान का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान बम ब्लास्ट का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान लाहौर के कलमा चौक का है, ये पाकिस्तान कराची के बीच का है, ये पाकिस्तान लिबर्टी चौराहे पर छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं। क्योंकि क्रिकेट कवर करने की जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी वो ये थी कि मैं पाकिस्तान के उन हिस्सों में भी गया जहां पर लोग नहीं जा पाते हैं। मैं पेशावर गया, मैं मुल्तान गया, मैं फैसलाबाद गया, लाहौर कराची तो खैर गया ही गया। तो पाकिस्तान को बहुत एक्सटेंसिवली देखने का मौका मिला। बहुत बहुत खूबसूरत कैरेक्टर्स हैं किताब में, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं बताऊं तो शायद आपको सिरहन सी होने लगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, कि आपको ये लगे कि क्या वाकई पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, क्या वाकई वो इस तरीके से भारतीयों का इस्तेकबाल करते हैं, भारतीयों को इतनी प्यार से रखते हैं। कल्चरल वाइज अगर बात की जाए तो कहीं कोई फर्क ही नहीं है। दिल्ली की शाम और लाहौर की शाम, मुझे नहीं लगता आप बता सकते हैं कोई एक फर्क। अगर आपको मैं भेज दूं और आपको ये ना बताऊं कि आप लाहौर में हैं, तो शायद आप एक फर्क नहीं बता पाएंगे। आप कराची का बीच या मुंबई आप चले जाएंगे, आप एक फर्क मुझे बता दें, कहीं से कोई फर्क नहीं है। आप फैसलाबाद चले जाएं, आप कानपुर चले जाएं, भारत में
बिल्कुल एक जैसा है, एक जैसी बोली है, एक जैसा खाना पीना है, मसाला थोड़ा ज्यादा है वहां के खाने में, लेकिन सब कुछ एक जैसा है। और मैंने लिखा भी है किताब में कि जब पहली बार मैं पाकिस्तान गया और जो मेरा पहला दिन था और पहली रात जब मैं सोया तो कुत्ते भौंक रहे थे, तो मेरे दिमाग में पहला सवाल यही आया कि क्या यहां भी कुत्ते भौंकते हैं। फिर दिमाग में तुरंत दूसरा सवाल यही आया कि यार ये था तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा, ये तो अब अलग हो गया। तो हम कहीं से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, कहीं से आप अलग नहीं कर पाएंगे कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, अगर आपको ये ना बताया जाए कि आप पाकिस्तान में हैं। तो मतलब जिस तरीके से आपने बताया है कि इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं, मैं तो ज़रूर आई एम वेरी इंट्रीग्ड टू पिक अप द बुक, बट जब आप लिखते हैं, जो आप डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, जो आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसका कुछ अगर आप बता पाएँ तो फिर। मैं इस किताब के एक पात्र से आपको मिलाता हूँ, बहुत खूबसूरत पात्र हैं, रजा खान उनका नाम है। अच्छा। लाहौर में एक लिबर्टी चौक है, वहां पर एक छोटा सा मिनी गोल्फ क्लब है, उसके वो सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे जी। जैसा मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तानी खाने में मसाला ज्यादा होता है, तो शुरू में हम अच्छा खाना मतलब अपने हिंदुस्तानी टेस्ट का खाना नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो एक दिन हम लोग उस गोल्फ कोर्स में चले गए, हमने सिर्फ इतना बताया कि हम हिंदुस्तान से हैं। एक 6 फुट 4 इंच का जवान, दाढ़ी, माउजर यहाँ पे लगी हुई और टोपी लगाए, मतलब देख के उसको लग ही नहीं रहा था कि वो जब बोलेगा तो वो इतना मीठा बोलेगा। उसने कहा आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं? तो मैंने कहा कि जी वैसे तो मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, लेकिन बिलोंग करता हूँ एक बहुत छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद। इलाहाबाद कैसी बात कर रहे हैं मियाँ, वही तो अमिताभ बच्चन साहब जहाँ के हैं। तो मैंने कहा वाह, बड़ा ज़बरदस्त जनरल नॉलेज है इनका। खैर हम गए वहाँ पर और हमने वहाँ पर उनसे बातचीत की, उन्होंने हमको आलू की टिक्कियाँ खिलाई और छोले खिलाए, और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि वो घर में जो चीज़ें खुद बना के दी जाती हैं वैसे उन्होंने खिलाई। 2006 में जब मैं दोबारा गया तो मेरी इच्छा हुई कि मुझे उनसे ज़रूर मिलना चाहिए, तो मैं दोबारा गया। अब 2 साल का गैप था, वो पहचान नहीं पाए पहली बार में, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये पहली बार तो इतने प्यार से मिले थे और इस बार एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पहचानते ही नहीं है। तो मैंने मजाक में ऐसे ही कहा, मैंने कहा खान साहब ये माउजर जो आपको लगी है ना, आपने लगाई हुई, इसी को निकाल के आपको शूट कर दूंगा। मेरा इतना कहना था और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उन्होंने मुझे मेरे चैनल का नाम लेके गले लगा लिया और मतलब वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूं, मैं कैसे आ सकता हूं, मैंने सुना है कि कोई बीमार हो तो वीज़ा मिल जाता है, या कोई किसी की शादी हो तो वीज़ा मिल जाता है। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा देखिए मेरी शादी तो हो चुकी है, तो मैं बीमार पड़ जाता हूं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान नहीं आना, अगर आपके बीमार होने पर मुझे हिंदुस्तान आना पड़े तो मुझे हिंदुस्तान नहीं आना। तो बहुत कमाल के लोग हैं, उनकी जो क्यूरोसिटी है वो बहुत मज़ेदार है। एक सज्जन ने हम लोग के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, हिंदुस्तान के तमाम पत्रकार गए थे, हॉकी की एक सीरीज थी कवर करने के लिए, और अपना होटल का एक सेक्शन उन्होंने बंद कर दिया उस दिन। उन्होंने उस दिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग के लिए वेजिटेरियन डिशेस बनवाई और फिर बैठे रहे हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने कुछ हिंदी गाने भी गुनगुनाए, और जब चलने लगे तो उन्होंने बहुत मासूमियत से एक सवाल पूछा कि साहब मैं छोटा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो हमने कहा जी ज़रूर बताइए। उन्होंने कहा सिर्फ इतना बता दें कि अमिताभ बच्चन ने रेखा से शादी क्यों नहीं की। तो मैंने कहा ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन इसका जवाब है नहीं। तो इस तरह की क्यूरोसिटी है उनकी, इस तरह की उनके छोटे छोटे सवाल हैं। वो दिल्ली के बारे में इतना जानना चाहते हैं। आप अगर सिर्फ इतना कह दें कि आप दिल्ली से हैं तो ऐसा लगता है कि वो आपको सर पे अपने सराखों पर बिठाना, अगर वाकई में कोई चीज़ होती है, हमने कहावत में तो सुना है, लेकिन अगर वाकई में कोई चीज़ होती है सराखों पर बिठाना, तो वो आपको बिठाते हैं और वो आपसे इतनी गर्मजोशी से मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं कि लगता है यार ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में हम तमाम चीज़ें सुनते हैं। लेकिन जब, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप उस पाकिस्तान से उस आतंकवाद को हटा दें, उस तमाम बुरी चीज़ों को हटा दें जिसके बारे में पाकिस्तान को हम जान रहे हैं, जो गलत चीज़ें वहाँ होती हैं या जिस तरीके की, जिस वजहों से वो सुर्खियों में रहता है, हम अगर एक आम आवाम के लिहाज से पाकिस्तान को जान लें तो एक बहुत खूबसूरत देश और एक ऐसा देश जिसकी यादें आप कभी भूल नहीं सकते हैं। आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक एट दिस मोमेंट, क्योंकि अब हम ये भी जानते हैं कि आपने एक और किताब की ओर आपने कोशिश की है और विच इज़ अंडर पब्लिकेशन यहाँ पे। उस किताब के बारे में अगर कुछ बताएं तो। सुजाय, दूसरी किताब है ये, विजय चौक लाइव। हम सब लोग, जितने लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम विजय चौक को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज से 15 साल पहले वहाँ पर 2 रिपोर्टर होते थे, एक ओबी वैन तो खैर बहुत मुश्किल से दिखती थी। आज की तारीख में आप वहाँ चले जाएं तो आपको किसी भी वक्त, मतलब सुबह 9 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक आपको 100 रिपोर्टर दिखाई देंगे, 25 ओबी वैन दिखाई देंगी। खैर ये किताब नहीं है, किताब ये है कि वहाँ होता क्या है। वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने रिपोर्टर से संपादक बनते देखा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी वही कैमरामैन हैं जो 15 साल पहले मुझे मिलते थे, अभी वहीं आते हैं। ओबी वैन्स के ड्राइवर वही हैं। उनकी जो कहानियां हैं, टेलीविजन की जो कहानियां हैं, वो इस किताब में हैं। कुछ छोटे मोटे किस्से हैं।
टेलीविजन रिपोर्टर्स पर तमाम तरह की उंगलियां भी उठाई जाती हैं कि ये बहुत कम जानते हैं, बहुत बोलते हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो इसमें हैं। तो बहुत सारे खट्टे मीठे और चटकारे लेने वाली बातें हैं। और सबसे बड़ी जो किताब की खासियत है वो ये है कि इसमें टेलीविजन रिपोर्टिंग, टेलीविजन इंडस्ट्री की ताकत को बताया गया है। कैसे 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 छोटे छोटे मूवमेंट हो, चाहे जेसिका लाल हो, प्रियदर्शनी मट्टू हो, तमाम जो केसेस थे, टेलीविजन चैनल्स ने किस तरीके से उन केसेस को हैंडल किया, किस तरह से उसको एक आम आदमी से उसको जोड़ा, किस तरीके से उसको एक मुहिम बना दिया, और किस तरीके से उन दबे हुए फैसलों को एक बार फिर मजबूर किया कि उन पर एक सही फैसला आ सके। तो ये सारी चीजें हैं और लिखी बहुत खूबसूरत तरीके से है। मैंने मतलब इसका क्रेडिट मैं ले सकता हूं कि लिखा मैंने इसको जैसे आप टेलीविजन की स्क्रिप्ट लिखते हैं, वॉइस ओवर 1, वॉइस ओवर 2, शायद दर्शकों को ना समझ में आए थोड़ा सा, लेकिन टेक्निकल जो टेलीविजन की स्क्रिप्ट लिखने का तरीका होता है बिल्कुल उस तरीके से किताब लिखी गई है। लेकिन पढ़ने पर मुझे लगता है कि दर्शकों को टेलीविजन के पीछे का जो टेलीविजन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। शिवेंद्र जी, कुछ चटपटे, कुछ रोचक चीजें जो आपने उसमें बताई उसके बारे में जरूर बताइए। अब पोल खोलने जैसा लगेगा, हालांकि लगेगा ये कि मैं टेलीविजन की पोल खोल रहा हूं, लेकिन सच ये नहीं है कि मैं पोल खोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कई बार कितनी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। जैसे एक छोटा सा किस्सा इस किताब में मैंने मेंशन किया है कि एक शहर के पुलिस कमिश्नर बदले, तो कहा गया एंकर से कि आप पूछिए कि पुलिस कमिश्नर बदल गए हैं और इस बारे में रिपोर्टर से बात कीजिए। तो एंकर ने पूछा कि वो जो पुलिस कमिश्नर हैं नए, वो किस पार्टी के हैं। तो अब हम सब जानते हैं कि पुलिस कमिश्नर का पार्टी से लेना देना नहीं होता है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। मुझे लगता है कि शायद जब आप इस किताब को उठाएंगे और किताब के पन्ने पलटेंगे तो आपको शायद ये लगेगा शुरुआत के 10-12 पन्ने पढ़ने के बाद कि शिवेंद्र ने अपने ही इंडस्ट्री के कुछ बहुत बड़े रहस्योद्घाटन कर दिया है, कोई पोल खोल दी है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि ये किताब, कोशिश है मेरी कि टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री जिसलिए आई थी, जिन उद्देश्यों के साथ आई थी, उन उद्देश्यों को पूरा करे और आम दर्शकों के बीच, आम लोगों के बीच हम चूंकि उनके बेडरूम तक जाते हैं, अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाएं। और उस विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए हमें किस तरह का काम करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये तो है, क्या नहीं करना चाहिए इसका भी जिक्र है। तो मजा आएगा मेरे ख्याल से जब दर्शक पढ़ेंगे टेलीविजन के पीछे के टेलीविजन की इस दुनिया को। शिवेंद्र जी, आप आज के प्रोग्राम में आए, आपके 2 पुस्तक जो भी छप रहे हैं, एक तो छप चुका है, सेकंड एडिशन भी आ चुका है, और मैं तो खासतौर की लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंग्लिश एडिशन ऑल्सो। और काफ़ी लोग जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी पुस्तक इतने बिकते हैं और इतने पढ़े जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि शायद पुस्तकें आजकल बिकती नहीं है, पीपल नॉट टेकिंग अप द रीडिंग हैबिट, कि इंटरनेट के ऊपर ही एडिक्टेड रहते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक साइन दैट रीडिंग इज वेरी मच अलाइव। शिवेंद्र जी, आज के प्रोग्राम में आए, थैंक्स अ लॉट फॉर मेकिंग दिस शो सो स्पेशल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये था हमारी जो बातचीत रही थी शिवेंद्र जी के साथ। आई एम स्टिल हैविंग गूज बम्प्स राइट हियर टॉकिंग अबाउट दैट बुक। You need to be doing that, sampling that book in your hands when you read that. That's all we have in this edition of Good Evening India. I'll see you again. You stay tuned because there is more right here on this channel that is Simply Love. Thank you. Goodbye.